हेलो एवरीवन, आई एम आर्यन। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बहुत ही आपको ज़बरदस्त तरीका से होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो भाई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। यानी जो 12th में पॉलिटिकल साइंस आप लोग को डेट शीट पता होगा कि सबसे पहला दिन आप लोग का 1 तारीख को है, तो 1 तारीख को नहीं 4 तारीख को पॉलिटिकल वाले का है। यानी 4 को ही पॉलिटिकल से स्टार्ट हो रहा है मेन वाले का। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो रहा है। यानी आपको जो क्वेश्चन सीरीज में है इसमें आपको वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपको एक साल मतलब छोड़ के अगला साल पूछा जाता है। जैसे आपको 2019 में पूछा वो 21 में पूछेगा, अगर 23 में 22 में पूछ लिया तो वो फिर आपको 23 नहीं 24 में पूछेगा। इस हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन बैंक से या मॉडल पेपर से हो कहीं से भी हो, तो उसी सब क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे लाया गया है। और इसका आपको बहुत सारे पार्ट मिलेंगे, यानी 2-3 पार्ट मिलेंगे, उसमें आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो पार्ट 1 हम आज का जो वीडियो है उसको अच्छे से देखिए और एंड तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन अब आ गया है और डेट भी निकल चुका है। 1 फरवरी से स्टार्ट है, आपके पास मात्र अब 1.25 महीना का टाइम बचा हुआ है। इसी में जो करना है करना है। यही एक गाना है ना, यही रात अंतिम यही रात भारी, तो आज से ही यही रात अंतिम वाला कहानी शुरू कर दीजिए। ठीक है, वो एक दिन पहले नहीं छोड़, एक दिन पहले ना करके आज से ही कीजिएगा तो बेटर रहेगा। तो चलिए उसी हिसाब से हम देखते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे पहले हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों में, ताकि इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और चैनल को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जुड़कर और आपको लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हल्का फुल्का कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी विद्या खाली नहीं जाता है, जहाँ से आवे लपेट लेने का, तो यही समझिए। ठीक है, तो आप लोग चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यानी राष्ट्रपति जो शासन है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि आपात उपबंध है। आपात उपबंध में 352 आर्टिकल, 356 आर्टिकल और 360 आर्टिकल आते हैं, जिसमें आपको 352 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऑप्शन में भी है। तो 352 में क्या चीज का चर्चा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल का चर्चा है। 356 में आपको राष्ट्रपति शासन का चर्चा है, और जो अनुच्छेद 360 है उसमें आपको वित्तीय आपातकाल का चर्चा है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करते हैं आपात उपबंध का, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे यही पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद बताइए। यहाँ पे आपसे हर एक तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपात उपबंध का अनुच्छेद कितना है। तो आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जो है वो आपात उपबंध का आर्टिकल है। इसमें हम जानते हैं इसमें 3 भाग बांटा हुआ है। पहला है आपको राष्ट्रीय आपातकाल, तो इसको हम करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और दूसरा आपको भाग है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन है दूसरा भाग। तीसरा है आपको वित्तीय आपातकाल। क्या है, तो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल। तो अच्छे से देखिएगा इसको, इस सेशन को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपात उपबंध का चर्चा है अनुच्छेद 352 से 360 में, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपातकाल है। 3 भाग में बांटा गया है और यह बहुत ही इजी है। ठीक है, आपात उपबंध बहुत ही इजी है, और यह जो है आपको जर्मनी के वेमर संविधान से प्रेरित है। जर्मनी के वेमर संविधान से आपको प्रेरित है। आप लोग जानते होंगे कि जर्मनी का जो वेमर संविधान है वहीं से इसको लिया गया है आपात उपबंध को, जो आपको आर्टिकल 352 से यानी 352 से 360 के बीच में इसको रखा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, आपको वित्तीय आपातकाल, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल में यह आर्टिकल 352 के अंतर्गत रखा गया है। यानी अगर राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल पूछेगा तो 352 हो जाएगा। वहीं पर राष्ट्रपति शासन आप अभी बताए हैं कि 356 हो जाएगा, और वित्तीय आपातकाल जो हो जाएगा वो आर्टिकल आपको 360 हो जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपात क्या हो जाएगा, आपको जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है उसका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, इसको क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो डी है आर्टिकल 360, इसमें क्या हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सीधा आता है, हम उल्टा ले गए। तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। यहाँ पे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, या किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में आपको
राष्ट्रपति शासन है ही, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है, या आपात उपबंध का पूरा अनुच्छेद बताइए, इस हिसाब से भी पूछा सकता है, या आपको 2 नंबर में भी आ सकता है कि आपात उपबंध क्या है या आपात उपबंध से आप क्या समझते हैं, इस पर चर्चा कीजिए संक्षेप में। तो आप इस तरह से अगर आप बनाइएगा वहाँ पे डायग्राम और इस तरह से दर्शाइएगा तो आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल हम बात किए 352, ये राष्ट्रपति शासन 356 और आपको 360 है वित्तीय आपातकाल। चलिए राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया जाता है अब हम वो जानते हैं। और ये जो तीनों आपातकाल है ना, ये आपको राष्ट्रपति द्वारा ही लगाया जाता है, याद रखिएगा। जो आपात उपबंध का जो 3 भाग है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, यह तीनों आपातकाल आपको राष्ट्रपति द्वारा ही लगाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं अब राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया जाता है। अब हम ये बात करते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में तब लगाया जाता है जब हमारा देश खतरा में हो, यानी बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। यानी आप बाह्य आक्रमण यहाँ नहीं हो गया कि हमारा दुश्मन देश चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, कोई भी देश हो गया, दुश्मन देश अगर हम पर अटैक करता है तब राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह हो गया, यानी भारत के ही किसी इलाके में, यानी किसी भी राज्य में, चाहे कोई भी प्रदेश में हंगामा हो गया या आपको दंगा हो गया, उस हिसाब में जो आता है उसमें लगाया जाता है आपको उसमें भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, वहां पे भी राष्ट्रपति लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन। और वित्तीय आपात तब लगाया जाता है जब आपको हमारा भारत का आर्थिक स्थिति डगमगा जाए। तो आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा चुका है। और राष्ट्रीय आपातकाल आपको 3 बार लगाया जा चुका है, 2 बार आक्रमण के कारण और 1 बार सशस्त्र विद्रोह के कारण, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ इसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 356। तो इसका आंसर हो गया आपको अनुच्छेद 356 यानी आर्टिकल 356। तो आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपको संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक के ऑप्शन है 8 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946, 11 जनवरी 1947 और 9 दिसंबर 1946। तो आप लोग जानते होंगे कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो आपको 9 दिसंबर 1946 हुई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो अब इसका हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी चीज जान ही लेते हैं, इसको छोड़ेंगे क्यों। आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत ही सारा क्वेश्चन कराया जाएगा जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 8 दिसंबर 1946 इसमें कुछ आ रहा है। तो 8 दिसंबर में आपका आएगा सार्क चार्टर दिवस और साथ ही साथ बोधि दिवस, ठीक है। 8 दिसंबर को हम लोग क्या क्या मनाते हैं, तो 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस, एक हो गया आपको सार्क चार्टर दिवस और एक हो गया आपको बोधि दिवस, ठीक है। तो याद रखिएगा सार्क चार्टर दिवस और एक बोधि दिवस, ये 2 आपको दिवस है जो 8 दिसंबर को मनाया जाता है। सेकेंड में हम देखेंगे 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर आप लोग सभी लोग जानते हैं कि विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यानी मानव के अधिकार का दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और वहीं पे सार्क चार्टर दिवस हम बोले या बोधि दिवस बोले वो आपको 8 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये आपको 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी आपको 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को और 13 दिसंबर 1946 को। आपको 2-2 जोड़ते रहना है, 9, 11, 13 याद रखिएगा। जिसमें 13 जो दिसंबर को हुआ था उसमें पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को भी पेश करते हैं। तो आइए संविधान सभा में कुछ जानते हैं कि संविधान सभा के आपको बैठक होगा, तो बैठक होगा तो कोई ना कोई अध्यक्ष होंगे, यानी किसी की अध्यक्षता में ही होगा आपको बैठक। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे हम प्रथम संविधान पहली बैठक के प्रथम बैठक के अध्यक्ष, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे आपको प्रथम बैठक के अध्यक्ष। और वहीं पे हम बात करेंगे दूसरा और तीसरा संविधान सभा के बैठक को कि इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे क्वेश्चन इस ढंग से भी पूछा जाएगा कि प्रथम
संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और दूसरा और तीसरा किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा, ये अस्थायी रूप से किए थे, इनको बनाया गया था, यानी मान लीजिए कि एक पहली बैठक का आयोजन हुआ, उसमें बोला गया कि भाई अब किसको अध्यक्ष बनाया जाए, तो आप लोग जो होते हैं घर में होते हैं, सबसे पहले बड़े बुजुर्ग को ही आप लोग लेकर चलते हैं, उनका सबसे ज़्यादा मान रखा जाता है। तो वही थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें आपको प्रथम बैठक की अध्यक्षता में बनाया गया था अस्थायी रूप से। फिर है जब दूसरा बैठक का होता है तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उसके बाद जितनी बैठकें होते हैं सभी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपना अध्यक्षता करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो आप याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और अस्थायी अध्यक्ष भी थे। और द्वितीय और तीसरी मतलब दूसरा और तीसरा कौन किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। आपको एक बात बताए थे कि उद्देश्य प्रस्ताव तीसरा बैठक में आपको पारित हुआ था। तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था आपको 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और वहीं पे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को अपना लिया गया था। याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को अपना लिया गया था, और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था पंडित नेहरू द्वारा, ठीक है। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस और बोधि दिवस मनाया जाता है। ये अलग अलग है दोनों, आप 1 और 2 कर लीजिएगा। फिर 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, और इसमें ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किए हुए थे। दूसरा और तीसरा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे, ये आपको अस्थायी के रूप में किए हुए थे। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार मतलब आपको पेश किया था, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया? स्वीकार किया गया, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन है आपका पंडित नेहरू, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और चौथा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होइएगा कि भाई संविधान सभा का अध्यक्ष पूछ रहा है, और संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बने थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी बने थे। तो यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे अस्थायी देना चाहिए या अस्थायी देना चाहिए, क्योंकि हम आपको पहले बताए हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में बताए थे कि आपको सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी थे, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो अस्थायी रूप से थे। तो आप लोग सोचिएगा कि आपने अस्थायी नहीं दिया है, अस्थायी नहीं दिया है, डायरेक्ट अध्यक्ष दे दिया है, ये कैसे होगा? क्या आंसर होगा? तो इसका कुछ आंसर आपको एकदम आराम से देना है। इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डायरेक्ट अध्यक्ष पूछ रहा है। आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे आपको डायरेक्ट अध्यक्ष पूछा जा रहा है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यक्षता इन्होंने नहीं किया था। तो ये मतलब आपको एकदम आसान रूप से हो जाएगा कि कौन किए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप फंसना नहीं है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप आंख बंद करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मारिएगा, आपका सही होगा, ठीक है। पंडित नेहरू है पहला ऑप्शन था, दूसरा था आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और चौथा था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसमें भी आंसर होगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो गया आपको बी नंबर। तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा और कॉपी में नोट करते चलिएगा। जो एक्स्ट्रा बात बताएंगे उसको भी आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे, और यह डायरेक्ट अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में पूछा जाएगा तो ये अस्थायी थे। क्या थे? अस्थायी थे अध्यक्ष, यानी इन्होंने प्रथम जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किया था। अस्थायी बोलिए या आपको बोलिए प्रथम बैठक की अध्यक्षता, प्रथम बैठक की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, और जो अस्थायी अध्यक्ष है वो भी यही है। और प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर को आपको हुआ था। और आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित नेहरू के बारे में, तो पंडित नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री भी रहे हुए हैं। तो प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री
कौन थे? तो आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री पंडित नेहरू हैं, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री थे। और इन्होंने ही 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो आपको 22 जनवरी 1947 को क्लियर हो गया था। आप लोग सभी लोग जानते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में इसकी पूरी रूप से चर्चा की गई है, आप लोग अच्छे से उसको क्लियर कीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के, मतलब स्वतंत्र भारत ही कहेंगे, प्रथम आपको राष्ट्रपति थे। कौन थे? तो प्रथम भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और साथ ही साथ प्रथम राष्ट्रपति के साथ साथ आपको सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति के पद पर इन्हीं का है, और सबसे लंबा कार्यकाल पंडित नेहरू का भी है, ठीक है। इनका 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक पंडित नेहरू का कार्यकाल है। कार्यकाल के रूप में अगर बात करेंगे तो पंडित नेहरू का कार्यकाल 1947 से 1964 तक है, ठीक है, याद रखिएगा 1964 तक है। और वहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल का बात करेंगे तो 1950 से 1962 तक है, ठीक है। ये संविधान सभा के अध्यक्ष और प्रथम राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का बात करेंगे तो भाई इन्हें कोई नहीं, कौन नहीं जानता है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये संविधान के जो बनाने में है इनका सबसे बड़ा योगदान है और मतलब महत्वपूर्ण योगदान है। उस समय के सबसे पढ़े लिखे इंसान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? प्रथम कानून मंत्री थे, यानी जो विधि मंत्री कहा जाता है, प्रथम कानून मंत्री थे। शिक्षा मंत्री आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो ये जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है वो प्रथम कानून मंत्री थे और संविधान का इनको जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग जानते होंगे, तो इसको रहने दीजिए। संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। संविधान के जनक और कानून मंत्री अम्बेडकर, इन्हें याद रखिएगा, क्योंकि संविधान को निर्माण करने में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ही है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही है, ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री पंडित नेहरू थे। अब आगे चलिए, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा यहाँ पे बात किया गया है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे और प्रथम बैठक की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि पंडित नेहरू का कार्यकाल अगर पूछेगा तो देख लीजिए, सबसे लंबा अभी तक का प्रधानमंत्री का कार्यकाल इन्हीं का है, पंडित नेहरू का ही, 1947 1964, लगातार 3 कार्यकाल के लिए चुने गए ये प्रधानमंत्री है, लगातार। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है 1950 1962, ये प्रथम राष्ट्रपति थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका जो राष्ट्रपति का पद है उस पर है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान के जनक कहे जाते हैं, यानी संविधान इनके बिना अधूरा था, इस प्रकार से आप इनको आंक सकते हैं। और प्रथम कानून मंत्री भी इन्हीं को बनाया गया था। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष है, प्रथम बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की थी 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा का जो अध्यक्ष आपको बैठक हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में पूरा बैठक की आयोजन की गई थी। तो आप लोग इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और साथ ही साथ नोट डाउन भी कीजिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? यानी भारत की प्रथम महिला आपको राष्ट्रपति कौन थी, ऐसे पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति में देखिएगा, आप लोग ऑप्शन देखिए पहले, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सेकेंड ऑप्शन है, श्रीमती राबड़ी देवी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री थी, तो ये हो नहीं सकती है। राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो ये भी नहीं हो सकती है। सरोजिनी नायडू आपको पूरा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की। तो इसका राइट जो आंसर है वो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, यानी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वही है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो है आपको भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है, श्रीमती प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया का उपाधि मिला हुआ था। क्या? तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, इनका एकदम कड़क फैसला ऑफ इंडिया, ठीक है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया का इनको उपाधि मिला हुआ था। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी श्रीमती इंदिरा गांधी।
एकदम निर्णय लेने में कड़क, बहुत तेज स्वभाव की, मतलब आपको बहुत तेजी से कोई भी कार्य करती थी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। श्रीमती राबड़ी देवी ये आपको बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, बिहार की प्रथम और एकमात्र महिला, प्रथम और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। ये क्या है? प्रथम और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है आपको बिहार की, ठीक है। बिहार की क्या है? तो श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला और एकमात्र मुख्यमंत्री है। अब आइए श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये जो है ये आपको भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। क्या है? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है कौन? श्रीमती सरोजिनी नायडू। यानी किसी भी राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएंगी? आपको सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है। यहाँ पे महिला राज्यपाल हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उनका नाम है सुचेता कृपलानी, ठीक है। सुचेता कृपलानी जो है वो आपकी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य की हुई है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य की हुई है। और सुचेता कृपलानी और आपका सरोजिनी नायडू, ये जो दोनों हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी और प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, ठीक है। यानी सरोजिनी नायडू बोलेंगे, सुचेता कृपलानी बोलेंगे, ये आपको सरोजिनी नायडू हो जाएंगी प्रथम महिला राज्यपाल पूरे भारतवर्ष में, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री बोलेंगे सुचेता कृपलानी हो जाएंगे पूरे भारतवर्ष में। ये उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई थी। श्रीमती राबड़ी देवी बोलेंगे, ये बिहार की प्रथम और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है अभी तक, ठीक है। और ये लालू यादव जी की पत्नी भी है। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी बोलेंगे, तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री और इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया का उपाधि मिला हुआ था। तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति आप सभी को पता होगा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हुई, ठीक है। यानी दूसरी महिला राष्ट्रपति हुई। दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो अभी आपको वर्तमान में भारत की क्या है? तो राष्ट्रपति है। ये है आपको भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो आप लोग इनको अच्छे से याद रखिएगा। और सरोजिनी नायडू जो है वो आपको राज्यपाल के पद जो है उस पर एक बात कही हुई थी कि यह एक ऐसा मतलब आपको पिंजरा है, यानी सोना के पिंजरा में जैसे चिड़िया को कैदी बना के रखा जाता है उस हिसाब से राज्यपाल का पद है, इन्होंने कहा हुआ था, ठीक है। जो सरोजिनी नायडू थे वो राज्यपाल के पद पर बोली थी, जैसे सोने का आपको पिंजरा में चिड़िया को कैदी बना के रखा जाता है, उसी प्रकार जो मुख्य राज्यपाल का पद है वो सोना का चिड़िया मतलब पिंजरा है, और जो राज्यपाल होते हैं वो उसमें फंसे हुए चिड़िया होते हैं। आप लोग सभी लोग समझते होंगे यह क्यों कही थी और किस प्रकार से कही थी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्लियर कीजिए, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा में बताया है उसको भी आप लोग नोट डाउन अच्छे से कीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। आप लोग क्वेश्चन के यहाँ पे इस सीरियल वाइज के ऊपर नहीं जाइएगा, आप लोगों को एक ही क्वेश्चन से बहुत ही सारा क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, कोई बात नहीं, पर अच्छे तरह से चलेंगे। तो चलिए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? यानी प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आपको हम जब इससे पहले वाले में बता रहे थे तो उसमें बताए होंगे कि प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आप सभी को पता होगा, तो इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा आपको ए, ठीक है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो भारत के प्रथम यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो आपको भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, आप सभी को पता होगा, प्रथम कानून मंत्री। प्रथम विधि मंत्री कहिए और अच्छा लगेगा, कानून मंत्री हो गया। उसके बाद आप जानते हैं कि श्रीमती सुचेता कृपलानी, इससे पहले ही आपको बताया है कि ये भारत की प्रथम महिला क्या है? किसी भी राज्य की भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। क्या है? प्रथम महिला मुख्यमंत्री, और वो किसी भी राज्य की नहीं है, वो आपको उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। इसके सरोजिनी नायडू के बारे में बताए थे कि वो राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की, और सुचेता कृपलानी है वो आपको प्रथम महिला मुख्यमंत्री है भारत की, और वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तो आप लोग अच्छे से देखते चलिएगा, उत्तर प्रदेश की वो मुख्यमंत्री बनी हुई थी। चलिए, अब नेक्स्ट है एनी बेसेंट। तो ये जो है वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्या थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी।
कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, इनको भी याद रखिएगा। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रथम विधि मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये आपको भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो इसमें इतना ही है, आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा अब क्या करने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जानते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जानते हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, खान अब्दुल गफ्फार खान और सरदार पटेल। अब यहाँ पे अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, सीमांत गांधी आया सीधे मार देगा महात्मा गांधी, लीजिए आंसर सही, पर वहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो खान अब्दुल गफ्फार खान होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे सही है। पर आप जो सीमांत गांधी दिया हुआ यहाँ पे उसको लेकर आप लोग क्या मार देते हैं कि महात्मा गांधी होंगे सीमांत गांधी के नाम से। नहीं, महात्मा गांधी सीमांत गांधी के नाम से नहीं जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो खान अब्दुल गफ्फार का है वो आपको सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। महात्मा गांधी, अब यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, उसके बाद आपको बापू महात्मा बहुत सारी उपाधियां मिली हुई हैं। क्या क्या बताएं? अर्धनग्न फकीर, उसके बाद आपको अनेक इनको उपाधियां मिली हुई हैं महात्मा गांधी को। ये महात्मा गांधी के बारे में है, राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा, अर्धनग्न फकीर। और इनका जो योगदान है स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने में वो बहुत ही बड़ा योगदान है। जिस प्रकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान बनाने में एक बहुत ही बड़ा योगदान है, उसी प्रकार स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने में महात्मा गांधी का बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, तो इनको राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा, अर्धनग्न फकीर के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस, ये आप जानते हैं कि 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद आप लोग खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में जानते होंगे कि सीमांत गांधी इन्हें कहा जाता है। सरदार पटेल, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल। और जो पूरा जो अभी आप लोग देखते होंगे कि भारत को एकीकरण, यानी भारत का जितना आपको एक देशी रियासत था उस सब को एकीकरण में इनका ही बहुत बड़ा एक योगदान है। एकीकरण में इनका ही योगदान है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही एकीकरण में, भारत के एकीकरण में बहुत ही बड़ा योगदान है। हैदराबाद, जूनागढ़ आप लोग जानते होंगे, उसके बाद जम्मू कश्मीर का कहानी सुने होंगे, ये सभी मिलने से मना कर रहा था, तो हैदराबाद में आपको ऑपरेशन चलाया, हैदराबाद को देखकर जूनागढ़ डर के आ गया। फिर जम्मू कश्मीर बोल रहा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, तो ये बोले ठीक है स्वतंत्र रहो, पर वहाँ पे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर अटैक कर देता है। तो जम्मू कश्मीर वाले भाई अब आते हैं इनके पास, तो ये बोलते हैं साइन करो, हम उससे लड़ेंगे। साइन कर देता है, जम्मू कश्मीर में आ जाता है और वही लड़ने लगता है। फिर भी पाक अधिकृत जो कश्मीर है उस पर अभी विवाद है, फिर भी वह भारत का ही हिस्सा था, आगे जाकर सामने आएगा। और जो सुभाष चंद्र बोस थे ये 2 बार आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, 1938 ईस्वी में और आपको 1939 ईस्वी में। एक बार 1938 में और एक बार 1939 में। हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन, ये जो अधिवेशन हुआ था उसी अधिवेशन में आपको सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और यह एक बहुत ही गरम दल के नेता थे, इनका मतलब माना जाता है कि यह फटाफट काम करने में तेज थे। बाद में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा सीमांत गांधी जहां भी आएगा वो उनका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ही। महात्मा गांधी नहीं होगा, 3 बार बोले हैं, याद कर लीजिए। सीमांत गांधी जहां आएगा महात्मा गांधी नहीं होगा। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ही होगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों का यही गलत होता है। तो महात्मा गांधी आप जान चुके हैं, राष्ट्रपिता, बाबू, महात्मा, अर्धनग्न फकीर कहे जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस 2 बार आईएनसी के अध्यक्ष थे, आईएनसी का इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938-1939 हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन के। सरदार पटेल जो थे वो प्रथम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री थे। और इनका मतलब जो भारत अभी एक भारत है, उनमें एक भारत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, अगर ये नहीं रहते तो आज एक जगह नहीं रहता, हम यहाँ से हैदराबाद जाते या उत्तर प्रदेश जाते, उसमें भी हमको वीजा लेकर ही जाना पड़ता। तो आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नहीं है, एक आपको टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा बता देते हैं, उसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। एक दिन जो है इसको आपको पंचवर्षीय योजना आप लोग समझते होंगे, अवधि समझते होंगे, इस पर एक अच्छा क्लास दे देंगे, वीडियो दे देंगे। उसके बाद आपको पंचवर्षीय योजना में फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। जितना मेन पंचवर्षीय योजना है सभी के बारे में आपको बता देंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा एक नोटबुक में और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। देखिए, प्रथम आपको पता होगा कि 12 पंचवर्षीय योजना होगा, पंचवर्षीय योजना हुआ 2017 तक इसका लास्ट था। उसके बाद इसको नरेंद्र मोदी ने हटा दिया। तो चलिए हम देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से आपको 74 हुआ था। फिर पंचम में 1974 से 1978 हुआ था। षष्ठ में 1980 से 1985 था। फिर आपको सप्तम में हो जाएगा 1985 से 1990 हो जाएगा। अष्टम में हो जाएगा 1992 से 1997 हो जाएगा। फिर आपको नौवीं जो पंचवर्षीय हुआ यानी नवम पंचवर्षीय योजना, उसमें आपको 1997 से 2002 ईस्वी तक हुआ था। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी तक हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी तक हुआ था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना, यह आपको पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक हुआ था। तो यही है 12 पंचवर्षीय योजना। इसको आप लोग अच्छे से नोट और साथ ही साथ याद कर लीजिएगा। इस पर आपको एक अच्छा सा क्लास मिल जाएगा, जिसके बाद आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमने जो 5 क्वेश्चन पढ़ा, वो 5 ही क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं। उसमें से आपको कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं, मतलब कम से कम आपको 25 क्वेश्चन बनेंगे। उस 5 क्वेश्चन में से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको बनेंगे। जो आज हमने पढ़ा है उसमें से आपको 20 से टोटल कितना क्वेश्चन बनेंगे? 25 क्वेश्चन। तो आप लोग उस पूरे 5 प्रश्न को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और साथ ही साथ अच्छे से उसको याद कीजिएगा। नोटबुक में लिख के याद कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आपको आगे के लिए भी फायदा देगा। ठीक है, तो आप लोग उसे अच्छे से याद कर लीजिए और एग्जाम का टेंशन नहीं लेना है। अभी 1.25 महीना टाइम है, अभी से ही वो गाना स्टार्ट कर दीजिए। यही रात अंतिम, यही रात भारी। अभी से ही अगर उसको स्ट्रेटजी को पकड़ के चलिएगा तो आपको अभी से भी बेटर नंबर आएगा। अगर उसको 30 जनवरी या 31 जनवरी को पकड़िएगा या 2 फरवरी को पकड़िएगा तो फिर आपको वो ले डूबेगा, क्योंकि यह पॉलिटिकल साइंस है। और आप लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चंस बनता है वो 11 से 80% रहता है और 12 से 20% रहता है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको क्लियर कीजिएगा। और यह जितना प्रश्न आज हम आपको कराए हैं वह सभी 11 से ही आपको है। और यह जो प्रश्न है वो गैप कर करके पूछा हुआ है, यानी 2018 में पूछा है, 19 में नहीं पूछा है। ये सारे क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन है, हम एक्स्ट्रा नहीं लाए हुए हैं। आपके बुक और क्वेश्चन बैंक से ही सारे क्वेश्चन को किए हुए हैं। तो इसमें से आपको कम से कम 50-60 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से आज आपको 5 हुआ। थोड़ा सा गला खराब है, इस कारण आज थोड़ा सा धीरे हुआ है। कल और तेजी में हो जाएगा और थोड़ा ज़्यादा समय तक चल सकता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। ख्याल रखिएगा, एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है।